हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। जब रेजिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशंस की बात आती है तो उसमें इंडिविजुअल की कैलकुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और काफी लेंदी भी है। उसके बाद एचयूएफ आता है। एचयूएफ के पढ़ने के बाद में तो बहुत ही सिंपल से हमारे पास में। ठीक है, आज अपन कंपनी के साथ साथ में पढ़ने वाले हैं एचयूएफ नहीं, फर्म्स की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, एओपी, बीओआई, जो भी रिमेनिंग बच जाएगा उन सबका रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अब कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि दो तरीके की कंपनीज हमारे यहाँ इनकम टैक्स के पर्पज से मानी जाती है। ठीक है, कौन सी दो तरीके की कंपनी? कंपनीज कितने प्रकार की होंगी यहाँ पर? कंपनी दो प्रकार की होंगी। एक वो कंपनी जिसका नाम है इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी, और दूसरी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी दो कंपनी हो गई हमारे पास। ठीक है, इसे कहेंगे भारतीय कंपनी और ये हो जाएगी विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी, तो देखिए भारतीय कंपनी कौन सी होती है? इनकम टैक्स में लिखा हो भारतीय कंपनी या इंडियन कंपनी, वो कंपनी जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, भारत में रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन कंपनी बोलेंगे। और भारत में रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? जो कंपनी एक्ट के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया अभी जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो कौन सा, 2013। यानी कि इंडियन कंपनी कौन सी है? रजिस्टर्ड विच इज रजिस्टर्ड इन कंपनी एक्ट 2013, और या तो 2013 में जो रजिस्टर्ड हो या इससे पहले पूर्व के किसी अधिनियम में, अधिनियम मतलब एक्ट में रजिस्टर्ड हो, में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, यानी कि जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होगी या तो कंपनी एक्ट में या इससे पहले की किसी एक्ट के अंदर। सपोज कीजिए इससे पहले का एक्ट कौन सा था? कंपनी एक्ट 1956, 1956 हमारे यहाँ इससे पहले एक्ट चलता था। ठीक है, तो वो कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी। और वो कंपनी जो एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। यानी जो भारत में रजिस्टर्ड नहीं हुई वो कहाँ रजिस्टर्ड हुई है? भारत में। तो यहाँ पर कौन सी होगी? विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन, not registered in Indian Company Act, Indian Company Act 2013 or any other Indian Company Act, Indian Company Act, for example 1956। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। कंपनियां दो प्रकार की हो गई, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। भारतीय कंपनी वो कंपनी होती है जो भारत में रजिस्टर्ड होगी। भारत में रजिस्टर्ड किस एक्ट के अंदर हो सकती है? या तो कंपनी एक्ट 2013 में, 2013 में, या इससे पहले की किसी एक्ट के अंदर। ठीक है, विदेशी कंपनी वो जो भारत में रजिस्टर्ड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों कंपनीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस की। आप इन सबको उतारते भी रहे साथ साथ में। ठीक है, ये हमारे लिए बीकॉम, एमकॉम और जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्पेशली ये क्लासेस बनाई जा रही है आपके लिए। ठीक है, उसमें बेसिक से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए अभी अभी जो मैंने आपको सिलेबस बताया था। चलिए, तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है इसमें भी कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, कंपनी का रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इस रेजिडेंशियल स्टेटस में कंपनी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। सॉरी, रेजिडेंशियल स्टेटस का जो यहाँ पर स्टेटस होगा उसका वो दो तरीके से होगा। हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ में पढ़ा, वहां पर क्या था? एक रेजिडेंट होता था और एक नॉन रेजिडेंट होता था। रेजिडेंट जो होता था उसमें फिर दो तरीके की कैटेगरी आती थी, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, वहां पर क्योंकि व्यक्ति होते थे, बट कंपनी के अंदर कभी भी जब आप देखोगे तो यहाँ रेजिडेंट होगा और नॉन रेजिडेंट होगा। यहाँ पर कभी भी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ दो ही टाइप होते हैं यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस के। सबसे पहला रेजिडेंशियल स्टेटस कौन सा होगा? जो रेजिडेंट हो। रेजिडेंट यानी कि निवासी,
और दूसरा स्टेटस कौन सा हो गया, नॉन रेजिडेंस, नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। ठीक है। अब निवासी कौन सी कंपनी होगी जिसे निवासी माना जाएगा और कौन सी कंपनी होगी जिसे अनिवासी माना जाएगा, तो पहले निवासी की बात करते हैं। किसी भी तरीके की इंडियन कंपनीज जो होती है, भारतीय कंपनियां जो भी होगी, उन सारी की सारी कंपनीज को रेजिडेंट माना जाएगा क्योंकि वो भारत में रजिस्टर्ड हुई मानी गई है। ठीक है। तो भारत की क्या हो गई, निवासी हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें क्या गया, एनी इंडियन कंपनी, एनी इंडियन कंपनी। ठीक है। सारी की सारी कोई भी इंडियन कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है उसको हम रेजिडेंट मानेंगे। और दूसरा बात करते हैं फॉरेन कंपनीज के बारे में। क्या फॉरेन कंपनीज भी रेजिडेंट हो सकती है, यस हो सकती है, बट यहां पर एक पॉइंट है। इन्होंने बोला विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी जिसका मुख्य प्रबंध व नियंत्रण, मुख्य प्रबंध व नियंत्रण का स्थान भारत में हो, स्थान भारत में हो। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने। क्या लिखा, ध्यान दीजिए, जिसके मुख्य प्रबंध और नियंत्रण का स्थान कहां पर होना चाहिए, भारत में, यानी कि प्लेस ऑफ, जिसका मुख्य प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज इन इंडिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, चाहे वो रजिस्टर्ड कहीं पर भी हुई हो, कहीं पर का मतलब जो फॉरेन की कंपनी रजिस्टर्ड तो बाहर है, लेकिन उसकी मुख्य जो प्रक्रिया होती है और मुख्य जो नियंत्रण और प्रबंध किया जाता है वो भारत में किया जाता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड वर्ड यहाँ पर है मुख्य। मुख्य यानी कि उसके ओवरऑल जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, लगभग सारी गतिविधियां, सारे प्रबंध और नियंत्रण कहाँ पर किए जा रहे हो, भारत में किए जा रहे हो, तब तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये एक रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, एक फॉरेन कंपनी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है। ये रजिस्टर्ड हुई थी जापान में 2017 में। ठीक है। रजिस्टर्ड कहाँ हुई, जापान में। तो जब रजिस्टर्ड जापान में हुई तो कौन सी होगी, नॉन रेजिडेंट कंपनी, सॉरी फॉरेन कंपनी। अब देखते हैं कि क्या ये फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो ये जो कंपनी है, ये जिस टाइम रजिस्टर्ड हुई, सपोज कीजिए जनवरी 2017 में रजिस्टर्ड हो गई, फरवरी में भारत आ गई। ठीक है। पूरा कंपनी अपनी भारत में आ गई और फरवरी 2017 से लेकर 2020, मार्च 2020 तक ये कंपनी भारत में रही और भारत से अपने पूरे बिजनेस को चला रही थी। ठीक है। यानी जापान में इस बिजनेस का कुछ भी एक्टिविटी नहीं की जा रही है, इसकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज कहां पर की जा रही है, भारत के अंदर। तो ये कौन सी कंपनी कहलाएगी, ये रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है। तो फॉरेन कंपनीज कब रेजिडेंट बन सकती है, जब उस कंपनी की उस कंपनी का जो मेन प्लेस है किस चीज का, कंट्रोल और मैनेजमेंट का, वो भारत में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो भी कंपनीज है वो सारी की सारी, अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या नॉन रेजिडेंट में इंडियन कंपनी आ सकती है, कभी नहीं आएगी। इंडियन कंपनी डेफिनेटली कौन सी होगी, रेजिडेंट कंपनी होगी। तो अब नॉन रेजिडेंट कंपनी कौन सी होगी, वो फॉरेन कंपनीज, कौन सी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जिनका जिनका मुख्य प्रबंध व नियंत्रण भारत में, प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर हो, भारत के बाहर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट कंपनी। यानी कि क्या कह सकते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गई यहाँ पर कंपनी की कंडीशंस, कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। कंपनी में कभी भी रेजिडेंट में ये नहीं आता, क्या नहीं आता कि ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये कंडीशंस थी किसकी, रेजिडेंट की। अब हम बात कर रहे हैं एचयूएफ और इनकी। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं एक बार। बात करें अपन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ
एच हो चुका है। फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो BOI एंड AOP, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए फर्म्स, AOP और BOI, इसमें भी सेम कंडीशन है। ये कभी भी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकती, ये सिर्फ रेजिडेंट हो सकती है और नॉन रेजिडेंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस बन जाती है हमारे पास में। फर्स्ट कंडीशन वो कि रेजिडेंट कंपनी कौन सी होंगी, सॉरी रेजिडेंट कौन होगा, और नॉट रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट कौन होगा। नॉन रेजिडेंट अनिवासी और यहाँ पर निवासी। अब इसके लिए उन्होंने तीनों में क्या बोला, तीनों में उन्होंने एक ही चीज बोली कि अगर उसका मुख्य बिजनेस की जो मुख्य व्यवसाय के जो प्रबंध और नियंत्रण है वो कंप्लीटली या आंशिक रूप से अगर भारत में है तो रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा। यदि यदि प्रमुख यदि प्रमुख प्रबंध व नियंत्रण यदि प्रमुख प्रबंध व नियंत्रण संपूर्ण या फिर आंशिक रूप से भारत में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट है। और अगर ये नहीं होता है, यानी कह सकता हूं किसी भी व्यवसाय का, किसी भी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की संपूर्ण प्रबंध व नियंत्रण गतिविधियां भारत के बाहर हो, बस सिंपल। तो अगर संपूर्ण या आंशिक गतिविधि भारत में होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट कंपनी है। और अगर कंप्लीटली भारत से बाहर होती है, देखिए वहां पर शब्द है कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब क्या है, भारत में थोड़ी सी भी उसके प्रबंध और नियंत्रण की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी प्रबंध और नियंत्रण की गतिविधि भारत में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो रेजिडेंट फर्म AOP या BOI मानी जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसमें भी आपको क्लियर कर दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल ऑफ पर्संस, सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, देखिए ये भी एक ग्रुप है, ठीक है, और ये भी एक ग्रुप होता है। लेकिन ग्रुप में कौन कौन आते हैं, इस ग्रुप के अंदर हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमेशा इंडिविजुअल्स आते हैं। इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है वो यहाँ पर हमेशा आता है, जैसे XYZ, ये एक पर्सन है, राम श्याम घनश्याम। तो इनका जो एक ग्रुप है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है। और AOP के अंदर क्या हो सकता है, AOP में इंडिविजुअल भी हो सकता है, यहाँ कंपनी भी हो सकती है, यहाँ फर्म भी हो सकती है, और सब मिलकर अगर बिजनेस चलाते हैं तो ये जो ग्रुप बनता है इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर AOP। और यहाँ XYZ जो व्यक्तियों का ग्रुप बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, BOI। क्लियर। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी रेजिडेंशियल स्टेटस की। यहाँ पर जाके आज आपका रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक फिनिश होता है। और अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले आपके 5 हेड की जो इनकम थी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तब तक के लिए थैंक यू।